हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब पहले इस टॉपिक को लिखते हैं, उसके बाद एक एक करके इसमें हम बात करेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है? द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये आपका बेसिक जो है टॉपिक है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक ही क्या लिखा है, द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब पहली चीज हमें एक चीज समझो, ध्यान से देखिए दोस्तों। आप जो कहीं से पढ़ो सब दिमाग से खाली करो, उसको भूल जाओ कि बस ये बेसिक चीज समझो। ऐसे खुद सोचना शुरू करो कि ये जो लिखा टॉपिक द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, बस अब इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक एक एक पढ़ना है। उसमें लिखा भी है 2-4 टॉपिक, बस इससे ज्यादा नहीं है कि डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, पोल्यूशन क्या है, इकोसिस्टम क्या है, उसके बाद डायवर्सिटी, बस इतना चीज लिख दिया। लेकिन मैं आज पूरा आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से बताऊंगा। अब एक एक टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप पहले पृथ्वी को समझेंगे। क्योंकि देखिए, आप जिस पृथ्वी पे रहते हैं, अगर पृथ्वी अच्छी है, अच्छी मतलब जहां पर अच्छे वातावरण होंगे, अच्छे जल की मात्रा होगी, अच्छी ऑक्सीजन की मात्रा हो, मानव के रहने के लिए वातानुकूलित क्या होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, मानव के अनुकूल होना चाहिए। कहते नहीं कि यहाँ पर जाके यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होता, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता। अब इन्वायरमेंट किस फील्ड में, आप दोस्ती यारी के लिए इन्वायरमेंट की बात करते हो, परिवार की भी बात करते हो, आप कहीं बिजनेस करते हो उसके भी बारे में बात करते हो, होता है ना। जब आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तब आपका क्या होगा, विकास होगा कि नहीं होगा। यही पॉइंट आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। तो इन्वायरमेंट को पढ़ने से पहले आपको पृथ्वी के बारे में समझना है कि पृथ्वी है क्या, इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तब उसके बाद हम इनके डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर आप मान लीजिए एनवायरनमेंट अच्छा डेवलप नहीं होगा तो कभी मानव का विकास नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे ऐसे। अब क्या क्या टॉपिक पढ़ना, एक ही। पहले हम पढ़ेंगे अर्थ क्या है, अर्थ मतलब पृथ्वी क्या है। दूसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे, अगला आपका एनवायरनमेंट क्या है। तीसरा टॉपिक हम बात करेंगे इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम क्या है। चौथा बात हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे वेटलैंड क्या है, वेटलैंड क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका इकोटोन क्या है, इकोटोन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे आपका बेसिक। देखिए, यही सब सिस्टम एक एक करके चलाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ठीक है। और उसके बाद पोल्यूशन क्या है, कहीं कहीं पोल्यूशन बोलते हैं, कहीं कहीं पॉपुलेशन बोलते हैं, लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्थात पोल्यूशन। उसके बाद बस इतना ही टॉपिक, आप बस इतना बेसिक चीज आप समझो, इतना ही बहुत है। COP क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है, बस। या एक टॉपिक और लिख देते इसी में साइड में करके,
कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन क्या है, मतलब संरक्षण क्या है। उसके बाद एक टॉपिक और लिखेंगे यहाँ पर, आपका डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ये बेसिक आपका, ये सारी चीजें यहीं से शुरुआत होता है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये एक्चुअली चेक कर रहा था ये वर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा था। अब देखिए, अर्थ, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड, हॉट स्पॉट, इकोटोन, क्योटो प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और सीओपी एंड कन्वर्जेशन या संरक्षण क्षेत्र। उसके बाद डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने इतना टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है, और दो टॉपिक और बता देते हैं। एक होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एसडीजी कर देते हैं, एसडीजी बस खत्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक आपका एमडीजी, और एक होता है उसके बाद आपका हो जाए सॉइल मतलब मिट्टी, सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी के बारे में भी पढ़ना है। ये बेसिक चीज आपका टॉपिक है। अगर इतना टॉपिक आपने पढ़ लिया, और एक टॉपिक और जोड़ देते हैं, एसिड, एसिड मतलब एसिड रेन, आपका अम्लीय वर्षा। ये बेसिक आपका सारा टॉपिक इसी जुड़ा होता है आपका एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट सब कुछ बेहतर होगा तभी मानव क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा। किसका होगा, मानव का। अगर ये सब चीजें अच्छा नहीं होगा तो मानव का डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। अब मान लीजिए, पहले इस टॉपिक को बताने से पहले आपको बताते हैं, आप जहां रहते हो, आपका परिवार है, घर है, या आप घर में या बाहर, मान लीजिए किसी दूसरे देश में पैसा कमाने के लिए आप जाते हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाते हो, पढ़ाई के लिए भी जाते हो। अगर वहाँ का कल्चर आपको अच्छा लगेगा, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा लगेगा, तभी तो आप अच्छा पैसा कमाओगे, तभी आपका मन लगेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप लंबी उम्र जिएंगे और पैसा कमाएंगे, अपने परिवार को और बेहतर कर पाएंगे। यही होता ना, यही चीज है। ये सब बेहतर तभी हो पाएगा, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा जब ये सारे पॉइंट अच्छे होंगे। अब क्या पॉइंट अच्छे होंगे, इस चीज को मैं इधर करके बताता हूं, क्या क्या अच्छे करने हैं दोस्तों। पहले आप अर्थ को अच्छा करिए। ये क्या है, मान लीजिए अर्थ है पृथ्वी। इस अर्थ को पहले क्या करिए, आपको पहले बेहतर करना होगा। अब जैसे आजकल देखते होंगे, जो भी है ऐसे समझ जाओ, एक मिनट, ये आपका, और ये जो है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, ऐसे, और बाकी ये इधर भी, ये आपका ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूरोप, ये सब मिल करके ऐसे छोटी छोटी कंट्रियाँ यहाँ पर रहती। ये आपका मेडागास्कर हो गया, यहाँ पर द्वीप हो गया। ये आपका पूरा अर्थ है। अब अर्थ में आप देखते हो तो लाइन खींचा होता है ऐसे, 3 लाइन। एक होता है आपका जीरो लाइन, ठीक है। एक को इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर के, ट्रॉपिक बोलते हैं मकर, मकर के कहते हैं मकर रेखा, ये है कर्क रेखा, हिंदी में बोलते हैं।
ये होता है विषुवत या इक्वेटर, इक्वेटर जीरो लाइन बोलते हैं। तीन तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है यही से इनकी कहानी शुरुआत होती है अर्थ के बारे में अगर आपको समझना है, क्योंकि ये अर्थ को जो बांटा गया है बेसिकली, पहले बेसिक चीज आपका होता है इसमें स्थल मंडल जिसको बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कॉर्न, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको इक्वेटर अंग्रेजी में बोलते हैं। अब यहां पर पहले आप पढ़ेंगे इसमें क्या, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। दूसरा जिसमें जल दिखता है इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और इस पृथ्वी के चारों तरफ जो एक गैसीय पिंड की तरह ऐसे आवरण घिरा होता है, ऐसे अगर ये गैसीय पिंड ना होगा तो पृथ्वी ना कभी गर्म होगी ना तो ठंडी बर्फ हो जाएगी। इसको बोलते हैं, इस आवरण को एरोस्फीयर, एरोस्फीयर। ये बेसिक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। अब लिथोस्फीयर में क्या क्या आप पढ़ते हैं शुरुआत में, लिथोस्फीयर में आप पढ़ेंगे माउंटेन, माउंटेन है, प्लेन एरिया है, एरिया माउंटेन हो गया, प्लेन एरिया, कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया, एरिया। उसके बाद आपका डेक्कन एरिया, एरिया अर्थात माउंटेन है, मैदानी भाग है, तटीय क्षेत्र है, और आपका दक्षिण का पठार, इसको बोलते हैं डेक्कन एरिया। फिर डेजर्ट है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। ये आता सिर्फ किसमें, लिथोस्फीयर में। लेकिन लिथोस्फीयर अगर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो इसको तीन भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, जिसको बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। यहां से इसकी बेसिक आधार होता है पृथ्वी का। जो हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर के बारे में, ये सब सारे पॉइंट ये होता, माउंटेन, प्लेन एरिया, कोस्टल एरिया, डेक्कन एरिया, डेजर्ट एरिया, ये सारे पॉइंट आपका आ जाता है। हर एक कंट्री में ये सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। हाइड्रोस्फीयर में हम क्या पढ़ेंगे, जितने आपके सी है मतलब सागर है, लेक है, रिवर है, पोंड है, पोंड तालाब है, वेल है मतलब कुआं है, ये सारे पॉइंट किसमें आते हैं, आपका सी से आते हैं। कैनाल है मतलब नहरें हैं, ये सब किससे जुड़े हैं, आपके हाइड्रोस्फीयर से। और एरोस्फीयर में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रोपोस्फीयर क्या है, यहां दिखेगा कि नहीं, यहां पर लिख देते हैं ट्रोपोस्फीयर, या इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, मेजोस्फीयर। उसके बाद आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर। उसके बाद एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। आइनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ये बेसिक इसके अलग अलग इसमें दिया गया, इसको बोलते हैं वायुमंडल, बेसिक चीजें यहां से हम पढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए लिथोस्फीयर पार्ट 1, हाइड्रोस्फीयर पार्ट 2, एरोस्फीयर पार्ट 3। जब ये तीनों को मिलाते हैं
तब यहीं पर हमारा क्या जन्म होता है, एक बायोस्फीयर। इसको यहां लिख देते हैं यहीं पर दोस्तों, बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर में क्या होता है, आपका पार्ट कौन आता है, आपका इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में जो जो आपका पार्ट क्या क्या आता है, देखिए एक लिविंग पार्ट होता है, एक नॉन लिविंग पार्ट, बायोटिक होता है, अबायोटिक होता है। बायोटिक और अबायोटिक मीन्स क्या होता है, वही लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट। अब जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हो भाई, पर्वत है, पठार है, झरना है, ये सब सारी चीजें, कहने मतलब है आपका पर्वत है, मैदानी भाग है, तटीय क्षेत्र है, डेक्कन एरिया मतलब पठारी क्षेत्र है, डेजर्ट रेगिस्तान क्षेत्र है, और पृथ्वी के क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इसके ऊपरी पार्ट को हम क्रस्ट बोलते हैं, मध्य पार्ट को इसको मेंटल बोलते हैं, और सेंटर पार्ट को इसको हम कोर बोलते हैं। जिसमें आप देखते होंगे सेंटर में सबसे ज्यादा आपका लावा, मैग्मा, ये जो चीजें निकलती हैं, जब आपका वॉल्केनो आता है, ये पॉइंट पे हम पढ़ते हैं। ये पूरी आपका जो फिजिकल जियोग्राफी में ये सारी पॉइंट आपको बताया जाता है। इसलिए हमें पहले पृथ्वी को समझना है। अब हमें से इतना पॉइंट जो क्यों पढ़ना जरूरी है, इसको समझना है। देखिए, अगर कोई मोमेंट पर्वत में होगा तो उसका इम्पैक्ट पूरी क्या होगा, पृथ्वी पर पड़ेगा। अब पृथ्वी पे कौन है, बायोस्फीयर मतलब जीव जंतु हैं, तो जीव जंतुओं पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर जीव जंतुओं के पे प्रभाव पड़ेगा तो क्या उनका विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। भाई मान लीजिए अभी बीच में 2014 में जब आपने देखा होगा भूकंप आया था जबरदस्त नेपाल साइड, कितना जनधन की नुकसान हुआ, क्या उनसे मानव का डेवलपमेंट हो पाया था, नहीं हुआ। वो बेचारे जो डेवलप किए थे और पीछे हो गए। इसलिए हमें समझना है भाई, माउंटेन, प्लेन, कोस्टल या डेक्कन एरिया, डेजर्ट एरिया, अगर इनमें सब कुछ सही चलेगा, और आपका सी में आइए हाइड्रोस्फीयर में, जलमंडल में, अगर आपका सी ठीक है, लेक ठीक है, रिवर ठीक है, पॉन्ड्स, तालाब ठीक, कुआं ठीक है, मीठे पानी की व्यवस्था ठीक ठाक है, और आपका वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, जो भी आपके मंडल, वायुमंडल है, ये भी ठीक ठाक होगा, तभी आपका बायोस्फीयर क्या होगा, अच्छा होगा। अगर इन तीनों में किसी में एक में परिवर्तन कुछ आएगा तो उसका इम्पैक्ट बायोस्फीयर पर पड़ेगा। अब बायोस्फीयर पे जब प्रभाव पड़ेगा तो जो आपका एनवायरनमेंट है, जिससे ये घिरा हुआ है, एनवायरनमेंट मतलब जो चारों तरफ आपके जल है, स्थल है, वायु है, इन्हीं और जीव जंतु हैं, इन्हीं से घिरे हुए आवरण को क्या बोलते हैं, पर्यावरण। और इसी पर्यावरण का मतलब जो पार्ट चारों है, अगर किसी में कोई भी एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है, इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, मानव पे पड़ता है, जीव जंतुओं पे पड़ता है। और जब मानव पे, जीव जंतुओं पे कोई प्रभाव पड़ेगा नेगेटिव, तो उनका विकास होगा कि रुक जाएगा, रुक जाएगा। अब धीरे समझने का प्रयास करिए, बेसिक चीज रटने का प्रयास मत करिए। यही होता ना, कहीं अगर मान लीजिए बाढ़ आ गया, अब जैसे आप पढ़ते होंगे, जब टॉपिक आप पढ़ेंगे डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट, जब बाढ़ आएगा, बाढ़ जबरदस्त आ जाएगा, तो क्या प्रभाव होगा, मानव जनधन का नुकसान होगा। आंधी आ जाएगी तो मानव को क्या होगा, नुकसान होगा। अब कहीं पर अगर मान लीजिए तूफान आया, आंधी आया, बाढ़ आया, बरसात ज्यादा हुआ, अब इन्हीं में किसी में एक निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो मानव के जीवन पे सबसे ज्यादा निगेटिव प्रभाव जब पड़ता है तो आपका एनवायरनमेंट क्या होता है, अनबैलेंस होता है। अब जैसे आजकल देखते होंगे लोग कहें कि भाई अचानक से बारिश हो गई, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया, या दिल्ली में बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, दिल्ली का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। अब ये क्या कारण होता है, इन्हीं सब चीज़ों में जो एक्टिविटीज़ होता है, जो चेंज आता है, इसी का प्रभाव हमारे एनवायरनमेंट में देखने को पड़ता है। और जब उसी एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो मानव के ऊपर प्रभाव आता है। लेकिन ये चीज़ कैसे होता है, अब समझते हैं एक एक टॉपिक को। अब एनवायरनमेंट मतलब क्या है, ये जो चारों पॉइंट सभी जो जुड़े हुए हैं उसी पार्ट को बोलते हैं एनवायरनमेंट। अब अगला होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स क्या होता है, एक तंत्र है, एक प्रक्रिया है, यही सब उनके तंत्र है। अब इकोसिस्टम जीव जंतु है। आप पढ़ेंगे पिरामिड, पिरामिड में नंबर सिस्टम, बायोम सिस्टम, तीन होता है ना, नंबर सिस्टम, बायोम सिस्टम और एनर्जी सिस्टम। तो आप देखते होंगे नंबर सिस्टम में क्या बोलता है, जो संख्या काउंट कर सकते हो,
बायो सिस्टम होता है जैविक क्रिया जो खाद्य श्रृंखला होती है, और एनर्जी सिस्टम होता है जैसे सूर्य का प्रकाश से। अगर इनमें किसी कोई प्रभाव पड़ता है, ये बेसिक इनका तंत्र है कि हिस्सा है। अब जैसे जंगल है, अगर जंगल में मान लीजिए शेर की संख्या ज़्यादा बढ़ जाए, तो अगर उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी क्या होगा? उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ने के कारण यही होगा तो मानव को भी वो खा सकते हैं, और मानव को अगर खत्म कर देंगे तो मानव धरती तो रहेगा नहीं, तो जंगल में क्या नजर आएंगे? सिर्फ शेर ही शेर आएंगे। लेकिन इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। लेकिन वो बैलेंस कैसे होगा? यही जो आपका नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, बायो सिस्टम पढ़ेंगे, एनर्जी सिस्टम, ये जो बेसिक इसके तंत्र हैं, यही क्या करते हैं? उसको बैलेंस करते हैं इन्वायरमेंट को। जैसे कैसे बैलेंस करेंगे? बहुत घास हो गई, जंगल हो गया, तो हिरन उसको खा जाता है। हिरन की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, शेर उसको खा जाता है। शेर की अगर बढ़ गया तो मानव ही उसको बराबर कर देता है। इसलिए पूरा एक इकोसिस्टम है, एक जाल है जो सबको बैलेंस करता है। लेकिन आज मानव क्या कर रहा है? सबकी सफाई कर रहा है। किसको? जंगलों की सफाई कर दिया, हिरन की सफाई कर दिया। जब जंगल नहीं रहेंगे घास कहाँ होगा? मानव ने जिस डाल पे बैठा हो उसी को काट रहा है। तो ये जो इकोसिस्टम पढ़ते हैं, ये तंत्र है, उनकी बेसिक आधार है। और बायोडायवर्सिटी क्या होता है? जब किसी भी चीज की संख्या एक ही स्थान पे हर एक वैरायटी के जीव जंतु देखने को मिलते हो। शेर भी देखने को मिल रहे हैं, नीलगाय भी देख रहे हैं, हिरन भी देखने को मिल रहे हैं, बकरियां भी देखने को मिल रही हैं। एक ही स्थान पे अलग अलग प्रकार के, जैसे जलचर, स्थलचर, जलचर मतलब जो जल में रहने वाली चीजें, स्थल पे भी रहने वाली चीजें। अगर एक पर्टिकुलर स्थान पे ज्यादातर जीव जंतु देखने को मिलते हैं अलग अलग वैरायटी के, तो उसी को बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। और बायोडायवर्सिटी तभी ज्यादा होगा जब कहीं पर वेटलैंड होगा, नमी होगा, वहां पर पानी की व्यवस्था अच्छा होगा, जीव जंतुओं के अनुकूलित वहां पर रहने के लिए हवा, पानी और भोजन होगा, तो भी इनका बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगा। तो वेटलैंड मतलब नमी होना, जल जहां वहीं जीवन, जल होना बहुत जरूरी है। हॉट स्पॉट उस रेंज को बोलते हैं, जैसे आपका हिमालय के रेंज हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको बायोडायवर्सिटी भी देखने को मिलेगा, वेटलैंड भी मिलेंगे। इसी को बोलते हैं आपका हॉट स्पॉट रेंज बोलते हैं। अगला होता है इकोटोन। इकोटोन वो होता है जहां पर आपका जल स्थल के, मतलब जल के और स्थल के, मान लीजिए ये जल में रहने वाले जीव जंतु हैं और यहाँ पर स्थल पे रहने वाले जीव जंतु हैं, जहां पर ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, इसी को बोलते हैं इकोटोन। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में अगर देखा जाए तो एक प्रकार से इकोटोन है। क्या है इकोटोन? राजस्थान का कुछ जिला टच है, उत्तर प्रदेश के जिले टच है, हरियाणा के भी जिले टच है, ये सब क्या कहलाएंगे? एक प्रकार से इकोटोन कहलाएंगे दिल्ली के। ठीक है, तो अब इसमें मतलब जीव जंतु क्या लेना है भाई कि जमीन पर रहने वाले और जल में रहने वाले, जो किनारे आप देखते हैं वहां सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी भी देखने को मिलता है, इकोटोन उसी बोलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रकार से एक संधि बनाया गया था, कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, कार्बन को कैसे कम किया जाए, जापान में किया गया था 1997 के बाद। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये पॉइंट सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है। अब देखिए यहां से आपकी कहानी शुरुआत होता है। माउंटेन है, आप इसको काटते जा रहे हो, रास्ते बनाते जा रहे हो। प्लेन एरिया है, यहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे थे तो मैदानी भाग थी, पेड़ के जड़ों में क्या थी, बहुत सी मिट्टी रुकी होती थी तो बढ़िया प्लेन था, अच्छी उर्वरक मिट्टी बनी होती थी, खेती अच्छी होती थी। जब इन सब चीजों में कोई आप अनबैलेंस नहीं होता था तो सब ठीक था। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो हुआ आपको एरोस्फीयर, वायुमंडल में क्या हुआ, ये जो आपको वायुमंडल चारों तरफ आवरण से घिरा हुआ है, सूर्य के प्रकाश से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, मान लीजिए वो 100% हीट आता था पृथ्वी के पास, तो ये क्या करता है, इसमें एक होता है वायुमंडल में ओजोन लेयर, उसको बोलते हैं ओजोन स्फीयर या ओजोन वायुमंडल या ओजोन लेयर।
ओजोन स्फीयर कहते हैं, जो भी है। तो ये जो आपका ओजोन वायुमंडल है, या ओजोन जो स्तर है वायुमंडल का, बेसिक चीज, ये क्या करता था, सूर्य से आने वाले जितने भी प्रकाश थी पृथ्वी पाती थी, उसको ये क्या करता था, फिल्टर करता था, फिल्टर करके के हमारे पास तक पहुंचाता था। ठीक है, तो इससे क्या था, मानव कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, बहुत बढ़िया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मानव ने जो वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सी गैस पाई जाती है। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, ये दुनिया भर की गैसें बहुत सी पाई जाती हैं। ये गैस क्या करती हैं, इस पृथ्वी के जो आवरण को एक प्रकार से बैलेंस करती है, जीव जंतुओं के अनुकूल होती है। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, और जब इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ने लग गया, तो जो पृथ्वी पे जो सूर्य का प्रकाश आता था, इसको क्या करने लग गया, एब्जॉर्ब करने लग गया, अवशोषित करने लग गया। जो सूर्य के प्रकाश 100% अगर मान लीजिए आता था प्रकाश, तो 100% जो रिफ्लेक्ट हो जाता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब इस 100 में से इनको पता चला 90% रिफ्लेक्ट कर रहा है, 10% अपने पास एब्जॉर्बेशन कर रहा है। अब ये ऑब्जर्वेशन कैसे हो रहा है, आपका जैसे मान लीजिए लिथोस्फीयर है, पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, सूर्य का प्रकाश आया तो रिफ्लेक्ट करके वापस चला गया। लेकिन ये जो जल क्षेत्र है, जो जल है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, जल को जितना टाइम लगता है गर्म होने में, उतना टाइम लगता है उसको ठंडा होने में। ये क्या करता था, ये ज्यादातर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, इसके वायुमंडल में धीरे धीरे हीट जो है पृथ्वी क्या करने लगा, गर्म करने लग गया, और वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लग गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ने लग गई, तो धीरे धीरे पृथ्वी क्या होगी, गर्म होने लगी। जब पृथ्वी गर्म होने लग गई, इसी को बोलने लगे ग्लोबल वार्मिंग होने लगा। ग्लोब मतलब पूरी पृथ्वी क्या हो गई, वार्म होने लग गई, गर्म होने लग गई। और जब ये गर्म होगी तो क्लाइमेट क्या होगा, क्लाइमेट में चेंज आएगा। क्लाइमेट मतलब आपका जो मानसून है, जो बरसात होती है, जो ठंड पड़ती है, जो ये प्रकार तरह तरह की क्या होती है नेचुरल तरीके से, जैसे आप कह रहे हैं आज मानसून चेंज हो गया, आज मानसून 10 दिन पीछे हो गया, मानसून पहले आ गया, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई, बरसात बहुत ज़्यादा हो गई, होता है ना, या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसका इम्पैक्ट कैसे होने लग गया, यही जो प्रभाव पड़ने लग गया, इसी बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। और ये जो क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या होने लग गया, ये जो मैंने लाइन शुरुआत में लिखा था इक्वेटर पे, यहाँ पर जो टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता था, अब धीरे धीरे इस पे और टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ जो टेम्परेचर थोड़ा कम होता था, अब यहाँ भी टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लग गया। अब जल की मात्रा जो थी, सतह थी, जो आपका ग्लेशियर था, इस साइड जिसमें आप पढ़ते हैं अंटार्कटिका, आर्कटिक, तो ये जो अंटार्कटिका थी, यहाँ पर सबसे ज्यादा बर्फ था, ये ज्यादा मेल्ट होने लग गया। और जब ज्यादा मेल्ट होगा, सी की लेवल और बढ़ने लग गई। सी की लेवल मतलब समुद्री सतह और जल के स्तर बढ़ने लग गई। तो जो ये पृथ्वी के आसपास जितने लोग टच में थे देश, ये धीरे धीरे क्या डूबने के कगार पे आने लग गए। अब इसी को लेकर के सरकार तरह तरह की योजनाएं बनाती हैं, भाई इसको कंट्रोल किया जाए, कार्बन को कम किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को और कम किया जाए। लेकिन मानव मानेगा नहीं। हर एक मानव को बिजनेसमैन बनना, हर एक मानव को डेवलपमेंट करना, हर एक मानव को, हर एक देश एक दूसरे को काटने के लिए बैठे हैं। मैं तुम्हारा जीडीपी डाउन कर दूंगा, अपना जीडीपी बढ़ा दूंगा, आपकी करेंसी कम कर दूंगा, अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा दूंगा। ये सब क्या होना, एक दूसरे को होड़ हो गया है। मानव मानव जैसे आप आसपास पड़ोसी भी देखते होंगे, आप अगर अच्छी नौकरी पा जाते होंगे तो आपका पड़ोसी आपसे जल जाता है। यही जो मानव मानव जिस डाल बैठा है, एक दूसरे को लेके होड़ में मर रहा है, इसी का इम्पैक्ट है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कहीं बरसात ज्यादा हो रही है, कहीं बरसात कम हो रही है, कहीं पर ला लीनो आ रहा है, कहीं पे अल लीनो आ रहा है। कभी ला लीनो ज्यादा मात्रा में आती है, कभी ला लीनो कम मात्रा में आती है। आपने सुने होंगे ये ला लीनो अल लीनो क्या है, ये सब एक प्रकार से क्लाइमेट का ही पार्ट है। अब 5 साल पे आता है, कभी 15 साल पे आता है, कभी 10 साल, इनका कॉन्सेप्ट अलग अलग चेंज होता रहता है। जेट स्ट्रीम की धारा बनती है, कभी ज्यादा आएगी, कभी कम आएगी, बरसात कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगा। ये एक प्रकार से मानव ने अपने जो सुविधाओं के लिए इस पृथ्वी को तहस नहस कर रहा है, इसी का इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्लाइमेट चेंज है। आप देखते हैं जो बड़े बड़े शहरों में सबसे ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन क्यों ना बढ़े,
भाई इतनी, जिस व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी खाने की व्यवस्था नहीं है, शादी कर रहा है, तो भी इसको चाहिए 4 व्हीलर चाहिए। चाहे उसको घर, ऐसा नहीं कि साइड में हाँ चलो घर है मैं खड़ा कर दूंगा, ले जाकर रोड पे खड़ा करेगा। अरे भाई तेरे में इतनी दम थी तो उस गाड़ी को लेने से पहले सोचा क्यों नहीं? पहले उसकी सुरक्षा करना। दूसरी चीज, रोड पे खड़ा कर दिया, रोड पे आने जाने के लिए दिक्कत। दूसरी चीज, हर एक व्यक्ति आज जो गाड़ी की डिमांड कर रहा है, पहले घर में एक बाइक होती थी तो इमरजेंसी के लिए ठीक था। आज हर एक व्यक्ति पर्सनल बाइक रखने लग गया। अगर आपके परिवार 5 लोग, 5 बाइक होगी तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री है, तुमको लग ही रहा है हमारा बिक रहा, हमें पैसा मिल रहा, हमें क्या जा रहा है? वो तो प्रॉफिट से उससे मतलब है। उन्हें क्या लेना देना कि भाई क्लाइमेट पे क्या प्रभाव होगा, ग्लोबल वार्मिंग पे क्या प्रभाव, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसी का असर है जो सब झेले जा रहे हैं। आने वाले समय ऐसा होगा जब ऑक्सीजन लेवल और कम हो जाएगा। जैसे कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया लोग खर्च करने लग गए, सिलेंडर के लिए मुझे दे दो मुझे दे दो। वही हाल होगा, लोग ऐसे ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे पीठ पे बांध लेंगे, आगे इसे लगा लेंगे, उसके बाद अपना सांस लेते रहेंगे। ये दिन आने वाला हो जाएगा। अगर मानव अभी से जागरूक नहीं होगा और नहीं समझेगा तो ये दिन होने ही वाला है। आज के दौर में बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं भी रहते हैं कम से कम 5 तुलसी का पेड़ लगाते हो, जो कि तुलसी का पेड़ ऑक्सीजन भी देती, जड़ी बूटी का भी काम करती है। आपको खांसी जो जुकाम, उसकी पत्ती चबा लो, आपको कितना फायदा करता है। कोई लगाता है? नहीं। पेड़ पौधे कोई लगाता है? कहीं नहीं लगाता। सरकार की योजनाएं बनती हैं, आपकी ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ फाइलों में होता है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखता है। उसके जिम्मेदार हम हैं जो हम सरकार से सही पॉइंट सवाल का जवाब नहीं करते हैं। सबसे खतरनाक बीमारी, अभी कल का रिपोर्ट है दोस्तों, भारत नंबर 1 पे डायबिटीज का मरीज हो चुका है। आप सोचिए कैसे आ गया। हम अपने कल्चर, अपने खाने पीने की पूरी सभ्यताएं भूल गए। जो हमारे घर में जो खाना बनता था, दाल रोटी चावल बनता था, आज उसको हम भूल गए। आज हम बाहर पे बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, फास्ट फूड पे, जंक फूड पे डिपेंड हो गए। उसका इम्पेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आने वाला जो जिनके घर में जो जनरेशन, जो बच्चों हैं, अगर उनको आप चिप्स से नहीं रोकेंगे, मैगी से नहीं रोकेंगे, वो भी एक मरीज बन जाएगा। 30-35 तक वो जाके क्या आउटपुट करेगा, क्या देश के लिए योगदान करेगा? देश तो हमारा वैसे अपंग हो जाएगा। इसलिए हम जैसे लोगों को जागरूक होना है, उनको जागरूक भी करना है। अगर हर व्यक्ति अपने घर में जागरूक करे कि बेटा जो खाने की जरूरत वो खाओ। ये सब चीजें चलो हफ्ते 15 चल गया ठीक है, अब तो आदमी हर दूसरे तीसरे। पहले पुराने जमाने में लोग समोसा और जलेबी खाते थे, आज देखिए क्या हो गया है। धीरे धीरे हमारी कल्चर से, हमारी सभ्यता वो डिक्लाइन होती जा रही है। ऐसी फूड आ गई है जो हमारे लोगों को ही कोई पता, किसी किडनी फेल हो रहा है, किसी सर का बाल उड़ जा रहा है, आज समय पे बुढ़ापा आ रहा है, बॉडी में इम्यून सिस्टम कमजोर होते जा रहे हैं। जितनी बीमारियां आ गई हैं, ये सब प्रॉफिट, लालच के चक्कर में हो रहा। दोस्तों आप खुद सोचिए, आपका शरीर है, आपका परिवार, अगर आप उस सुरक्षित उसे नहीं रखेंगे, नहीं बचाएंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? समस्याएं यही नहीं होती तो कैसे आपके जो पीपल डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे लोगों का विकास होगा? तो हमें पहले अपने इन्वायरमेंट को ठीक करना है, और इन्वायरमेंट तभी ठीक होगा जब हम जागरूक होंगे। हमें कितनी ज़रूरत है, कितनी भी चीज़ों के लिए, हम आने वाले पीढ़ी के लिए क्या देंगे अगर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा? न शुद्ध हवा है, न शुद्ध पानी है, न शुद्ध खाने पीने की चीज़ होगा, तो उसको हम क्या देंगे? केमिकल, सिंथेटिक, वो तो जल्दी मर जाएगा। तो कैसे हम कहेंगे कि हमारा देश डेवलप हो गया, हम विश्व गुरु हो गए या मजबूत हमारी देश से है? कभी नहीं कह सकते। इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी लिटरेचर और अपने इन्वायरमेंट में जागरूकता फैलानी है। लोगों को जब बचाएंगे तभी लोग बचेंगे, और खुद में बचाने का प्रयास करिए तो कम से कम हर एक व्यक्ति पर्यावरण के बारे में जागरूक हो। सिर्फ घर में बैठ के चाय पानी पे डिबेट करने से काम नहीं चलता, उसको धरातल पे चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं। ये क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है आजकल, इसी का इम्पैक्ट हो रहा है पोल्यूशन का बढ़ना। पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो हमारे हार्ट, हमारे लंग्स खराब होंगे, और जब ये खराब होंगे तो हम डॉक्टर पास जाएंगे। डॉक्टर तो अपना पैसा बनाएगा। पता चला हमने 20 साल नौकरी किया, 30 साल इलाज करवा रहे, क्या जिंदगी जिया? ना शुद्ध हवा, ना पानी, ना अच्छी बात, स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, इसी में जी रहा लोग। तो हमें बारीकी चीज़ों पे काम करना है दोस्तों। और यही जब आपका क्लाइमेट चेंज होगा तो ये बढ़ेगा आपका
पोल्यूशन। और ये पोल्यूशन किस तरीके रूप में बढ़ रहा है, बहुत प्रकार का हो गया। नॉइज पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया। ये सब क्या हो रहा है, उसी का प्रभाव दिख रहा है। अब पोल्यूशन में आप एक एक टॉपिक पढ़ते होंगे भाई। अब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, ऑक्सीजन लेवल की मात्रा कम हो जाए, मीथेन की प्रॉब्लम ज़्यादा, मीथेन गैस ज़्यादा बढ़ जाए, ग्रीन गैस की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए। अगर ये सब ऐसे अनबैलेंस होने लग जाएगा तो उसका प्रभाव हमारे हेल्थ पे ही पड़ेगा। इसीलिए हमें इन्वायरमेंट पढ़ने का मतलब है, जब इन सब चीज़ों को हम ठीक करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तभी लोगों का डेवलपमेंट होगा, तभी लोगों का विकास होगा। अगला पॉइंट हम अब इसमें अब एयर पोल्यूशन में क्या है दोस्तों, यही एयर पोल्यूशन है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना, सल्फर डाइऑक्साइड, खुद डस्ट से आ रहा, बहुत डस्ट आ रहा दोस्तों, बात करो खिड़की खुला, बहुत डस्ट आ रहा, गला पकड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगा, मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, मीथेन की अगर गैस की, ये सब जितने हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हैं, अगर इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। दूसरा वाटर पोल्यूशन। आज पानी है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रियल लगे हैं, उसमें जो भी आप देखते होंगे, कहीं चमड़ा का उद्योग है, कहीं पर गन्ने की मिल है, जो उसमें अवशिष्ट कचरे हैं उनको क्या करते हैं, निकाल कर नदियों में डाल देते हैं। और नदियों में जब जाता है, नदियों में जो भी जीव जंतु वो भी डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा पानी जो वाटर रिचार्ज होता है वो भी दूषित हो रहा है। हम उसी को पीते हैं तो उससे हमारा क्या हो रहा है, बोन्स खराब हो रहे हैं, हमारे हड्डियाँ कमजोर हो रही हैं। जो मानव को 100 वर्ष जीना तो 50 में खत्म। ये सब देखिए, सही कहा है, जो कहते नहीं थे पुराने लोग, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मानो जैसा जो कर रहा हो वैसे भर रहा है। पहले के लोग कहते थे पुराने जमाने में कि जड़ी बूटी खा के ठीक हो जाते थे। आज आप दवा खाते तब भी नहीं ठीक हो रहे हो, क्योंकि दवा भी मिलावटी आने लग गया। दवा ही शुद्ध नहीं है, हवा भी ठीक नहीं है, पानी भी ठीक नहीं। भोजन के लिए अब देखिए, आजकल भोजन पानी के लिए क्या हो रहा है दोस्तों, आप जो खाना खाते हो, आप घर मान लीजिए किसी से ऑर्डर करके मंगवाते 100 रुपया थाली, वो जो थाली देता प्लास्टिक में पैक करके, प्लास्टिक का आज देखिए, प्लास्टिक भी एक प्रकार से आपका नुकसान करता है। आपके बॉडी में जाके आपको कैंसर तक बना सकता है, आपकी बॉडी में कैंसर का एक डिजीज बना देता है, बीमारी कर देता है। इसलिए प्लास्टिक चीज़ों का हमें अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके हम अपने घरों में प्लास्टिक चीज़ों को बहुत कम कर दो, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर करना है। ना तेज एक दूसरे सब कोरिलेट है। आप प्लास्टिक है फेंकते हो कूड़े करकट में, यही बह के नदियों में जाते हैं, नदियों में मछलियाँ खाती हैं। मछलियाँ जब खाती हैं तो मछलियों के अंदर वो क्या होता है, वो प्लास्टिक के जो कार्बन चीज़ें उनकी बॉडी में क्या होता है, इंजेक्ट होता है, ऑब्जर्व करती है। फिर उस मछली को मार्केट में लाते हैं, मछली काटते हैं लोग, जो पका के खाते हैं उनके बॉडी में जाता है। ये मत समझिए कि वो चीज़ वापस नहीं आता, सब वापस आता है। इसी बोलते हैं कर्मा, ऐसे घूमता रहेगा। इसलिए आज से ठीक करना है अपनी भाषा, अपनी कल्चर, अपने आसपास के वातावरण को। जब हम जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे और करना शुरू कर देंगे, कभी कल लोगों को लगता है, आजकल की ये भी है कि जहाँ जो पाता कूड़ा फेंक देना, जो पाता जो कर देता है। आम जनता इतनी जागरूक है, पढ़ी लिखी है, उसको सबको मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए। आजकल ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी चीज़ें हो गई हैं, कचरे को भी इसको सड़ा के खाद बना सकता है, उस खाद को खेतों में डाला जा सकता है, या वो जो पॉलीथीन है उसको गला के बढ़िया डाबर के रूप में चेंज कर दो, अलकतरा बनाओ, बढ़िया रोड बनाओ, उस पर भी काम आ सकता है। हम अपने माइंड को सही दिशा में क्यों नहीं देते? हमें जागरूकता फैलाना चाहिए, लोगों पे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये सारी पॉइंट होता है। अगला COP क्या हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी करना, G20 सम्मेलन करना, कन्वर्जन करना, संरक्षित चीज़ों पे बात करना कि भाई पेड़ों को बचाना है, जीव जंतुओं को भी बचाना है। अगर ये लोग बचे हैं तो हम बचेंगे, ये नहीं रहेंगे तो हम कैसे बचेंगे? अब यही तो है। डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट, जब क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं बाढ़ आ जाती है, सरकार उसके लिए आपदा प्रबंधन के लिए अलग अलग योजनाएं बनाती है। जैसे अभी बिहार में कोसी नदी का बाढ़ आया, सिर्फ बिहार ही नहीं है, हर एक स्टेट में बाढ़ आता है, हर एक राज्य में बाढ़ आता है। अब बाढ़ आने के कई कारण यही है, क्लाइमेट चेंज। और जब तक इस पर मानव ध्यान नहीं देगा तो ये प्रक्रियाएं होती रहेगी। सरकार क्या करेगा? फंड ज़्यादा योजनाएं बनाएगा, आम जनता का टैक्स, आम जनता का पैसा। अगर
आप मान लीजिए एक अच्छे व्यक्ति हो, अगर आपकी अर्निंग मान लीजिए 5,000 है, एक छोटी सी बात, एक मजदूर व्यक्ति 5,000 कमाता है, ठीक है, अगर वो स्वस्थ है ना तो उसका 5,000 हमेशा सरप्लस है। अब कोई व्यक्ति 1,00,000 कमाता हो और हर हफ्ते वो 20,000 की दवा खाता, और हर हफ्ते अगर 20,000 की दवा खाएगा तो उसके पास कितना बचेगा? वो समझ जाइए सबसे बेकार है, सबसे गरीब है, जिसका इसीलिए कहते हैं मनी इज लॉस्ट तो समथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग योर लॉस। इसलिए दोस्तों अपने स्वास्थ्य को अगर बेहतर करना है तो पर्यावरण को बचाना है। अब यही पॉइंट आता है आपका एसडीजी क्या है, एमडीजी क्या है। ये पॉइंट देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है। इसमें 17 पॉइंट की बात कहा गया था, इसमें 8 पॉइंट की बात कहा गया था। ये जो 2015 से लेकर के आपका 2030 तक चलेगा, और ये जो 2000 से था और 2015 तक कंप्लीट हो गया। क्या था ये पॉइंट, क्या था, एसडीजी एमडीजी क्या है, यही चीज बनाया गया मानव के विकास के लिए। वो इसी में सारे पॉइंट है कि रिड्यूस टू पॉवर्टी, कैसे गरीबी कम किया जाए, रिड्यूस टू पॉपुलेशन, कैसे उसको कम किया जाए, ये सारे पॉइंट उसमें बोला गया। गरीबी कैसे कम किया जाए, भुखमरी कैसे कम किया, रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करना है क्लाइमेट पे कैसे काम किया जाए, व्यापार पे कैसे काम किया जाए, माताओं और बहनों जो भी उन पे कैसे काम किया जाए। जैसे आजकल मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए सरकार योजना बनाती है कि क्योंकि उसको बॉडी में तो आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो महिलाओं को भी बचाना है, बच्चे को भी बचाना है, इसलिए टीकाकरण कराना चाहिए, तभी तो लोगों का विकास होगा। जब लोग बचेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, तभी तो अच्छा काम करेंगे। ये सारे 17 पॉइंट, पहले 8 पॉइंट था, इसको बढ़ा के अब 17 पॉइंट कर दिया गया है। शिक्षा पे बात किया गया है, इक्विटी पे बात किया गया है कि लड़का और लड़की में किसी प्रकार कोई भेद नहीं, सब बराबर होंगे, किसी प्रकार का आपका भेदभाव नहीं होगा। हर एक पॉइंट इसमें रखा गया, गरीबी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, क्लाइमेट है, भोजन है, ये सारे पॉइंट आपका बिजनेस है। दोस्तों बहुत डस्ट आ रहा है, मैं खिड़की क्या वीडियो बनाना बड़ा दिक्कत कर रहा, गला बार बार पकड़ रहा। तो ये पॉइंट हमने जो सारी बात की, उसके बाद हम सॉइल मतलब मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। अभी जो सॉइल है, मिट्टी है, इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं। मिट्टी में देखिए दोस्तों, जो हम पढ़ते हैं आजकल कि कितने प्रकार की मिट्टी है। अवसादी मिट्टी क्या है, लेटराइट मिट्टी क्या है जिसको बोलते हैं, सेडिमेंट्री मिट्टी क्या, एग्नियस मिट्टी क्या है जिसको बोलते हैं आग्नेय रूपांतरित, 3 प्रकार की होती है, बट उसमें अलग अलग तो बाद में बन जाती है क्लाइमेट की वजह से, बरसात की वजह से, जीव जंतुओं की वजह से। दोमट मिट्टी, लटराई मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, बालुई मिट्टी, इस प्रकार की सारी मिट्टी बनती है। मिट्टी को हम जब पढ़ेंगे तो उसमें कितना ह्यूमस है, नमी कितना है, इसमें कितनी फर्टिलिटी है, कितनी उर्वरकता है, इसमें कितना सोडियम है, कितना इसमें नाइट्रोजन, कितना इसमें पोटेशियम है, ये सारी पॉइंट हम मिट्टी के बारे में जान करते हैं। एक होता है एसिड रेन, क्या है रेन मतलब वर्षा। एसिड रेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर बहुत ज्यादा डस्ट हो, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो, अचानक से बरसात हो जाए तो जो पानी गिरती है ना, पानी की बूंदें आती है, तो क्या करती बूंद, क्या करती हो, जितनी डस्ट होती है उसको अपने में सोख लेता, उस डस्ट को साथ में लेकर के जमीन पे गिरती है। तो जब किसी पेड़ पौधों पे वो डस्ट गिरती है, मिट्टी को जो भी डस्ट उड़ रहे हैं, बरसात हुआ, उस सबको लपेट के पेड़ पे गिर गया, तो देखते होंगे पेड़ की पत्ती जल जाती है, उसी बोलते हैं एसिड रेन, और कुछ है नहीं। लेकिन एसिड रेन यही है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर इनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो एसिड की काम करती हैं, और यही जब बरसात होती है उनके साथ मिल करके किसी भी जगह गिरती है। इसलिए पहले गाँव में पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि बेटा जो बरसात हो रही बाहर मत जाओ, नहीं तो फोड़े फुंसी हो जाएंगे। बोले क्यों? इसी वजह से क्योंकि उस वक्त डस्ट इतनी ज़्यादा होती, बरसात होती है तो पूरा आकाश साफ होता है, डस्ट नीचे बैठता है, तो उससे बहुत सी गैस होती है, बहुत से तत्व होती है, और हमारे स्किन पर अगर पड़ता तो हमारी स्किन को जला देता है। इसलिए देखते हैं कि बरसात के दिनों में काफ़ी बच्चों को फोड़े फुंसी होते हैं, ये कारण होती है। पुराने के लोग जो भी थे बड़े दूरदर्शी थे, जो बात बोलते थे उसको थोड़ा गॉड से, ईश्वर से जोड़ के बोल देते थे कि थोड़ा डरें,
लेकिन आज मानो जितना पढ़ लिख लिया, तर्कवाद हो गया, ठीक अच्छी बात है, लेकिन बैलेंसिंग अप्रोच नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान है। पहले ईश्वर से जुड़े होते थे, थोड़ा डर था, गलत काम नहीं करता था। ये सारी पॉइंट दोस्तों यही है, जब ये सारे पॉइंट ठीक होगा तब आपका ये डेवलपमेंट अच्छा होगा। एक होता सीओडी बीओडी, क्या वही है सीओडी बीओडी, क्या होता है कार्बन ऑक्सीजन डिकम्पोजर। एक होता बीओडी बायो ऑक्सीजन डिकम्पोजर। जैसे मान लीजिए कचरा है, उसको आपको जल्दी गलाना है, जैसे टमाटर है, 8-10 टमाटर मान लीजिए खराब हो गया, किसी डस्टबिन में आप डाल दीजिए, तो आप देखेंगे उसको 15-20 दिन के बाद वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, खाद बन जाता है। तो क्या होता है, बायो तरीके से होता है बीओडी, बायो ऑक्सीजन डिकम्पोजर, क्योंकि वो जो कीड़े हैं उनको ऑक्सीजन जितना चाहिए तो कम से कम ऑक्सीजन ज़्यादा खींचते हैं, तो धीरे धीरे उसको सड़ाते हैं। दूसरी चीज होता है सीओडी, जब आप कोई केमिकल से किसी चीज को उसको गलाते हैं तो उस वक्त केमिकल क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन डिकम्पोज, वो जल्दी क्या करता है, डिकम्पोज करती है, तो बहुत तेज कार्बन को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, बस यही फर्क होता है। तो बेसिक जो मैंने आज बात किया, अर्थ को समझा, एनवायरनमेंट को समझा, इकोसिस्टम को समझा, बायोडाइवर्सिटी क्या है, वेटलैंड क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, इकोटोन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, पोल्यूशन क्या है, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है, और कन्वर्जन मतलब संरक्षित क्षेत्र क्या है, पार्क को कैसे संरक्षित किया जाए, जंगल को कैसे संरक्षित किया जाए, जीव जंतुओं में कैसे बचाया जाए। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 2015 से 2030 तक इसका टारगेट है। इसमें 17 पॉइंट को रखा गया, गरीबी कम करना है, रोजगार भी बेहतर करना है, शिक्षा पे भी काम करना है, क्लाइमेट पे भी काम करना है, सौर ऊर्जा पे भी काम करना है, बिजनेस पे भी काम करना है, महिलाओं पे स्वास्थ्य पे काम करना, बच्चों के स्वास्थ्य पे काम करना है। ये सारे पॉइंट इसमें जुड़ा है। पहले 8 था, इसको बाकी और बढ़ा दिया गया है। ये और भी जब पहले 8 मतलब एमडीजी था, ये 2000 से लेकर के 2015 तक इसको रखा गया था कि भाई ये चल रहा था। अब ये कंप्लीट हो गया, जितना 8 पॉइंट टारगेट था, लेकिन अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो जैसे जैसे चीज़ें हमारे पास प्रॉब्लम आने लग गया, हम और भी पॉइंट इसको बढ़ा करके जोड़ दिया है कि 30 तक इसको हमें बेहतर करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब है सतत विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। अब विकास का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मेरी उम्र है, अब मैं अभी जिस एज में हूँ, ठीक है, धीरे धीरे एक समय बाद मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, दुनिया से विदा, खत्म कहानी। लेकिन मेरा एक लायबिलिटी ये बनता है कि जिस पृथ्वी का जो भी यहाँ पे जल है, हवा है, पानी का कंज्यूम कर रहा हूँ, उपभोग कर रहा हूँ, तो मेरा एक लायबिलिटी बनता है, अगर मैं शादी करूँ, बच्चे करूँ, अगर उन बच्चों को धरती पर लाता हूँ तो कम से कम उनको एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, एक अच्छी शिक्षा, घर की व्यवस्था करूँ, तब उनको भाई व्यवस्था करना है, तभी कुछ कदम उठाओ। और पता चले अपने स्वार्थ के लिए कोई चीज़ कर रहे हो, लेकिन जो धरती पर आ रहा है वो अगर उस बच्चे को ना अच्छी एनर्जी मिल पाया, ना बिजली की सुविधाएं हो पा रही, ना शुद्ध वातावरण मिल पा रहा है, ना शुद्ध खाने को मिल पा रहा है, कुपोषित हो रहा है, बीमार हो रहा है, क्या वो देश के लिए कुछ कर पाएगा? नहीं। तो हमारा लायबिलिटी है दोस्तों, अगर इस धरती पे हैं तो हमें क्लाइमेट के बारे में सोचना है, और जब हम उसको बचा के रखेंगे तभी तो उसको कुछ दे पाएंगे। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। विकास भी हो रहा है, लोग को भी चीजें प्राप्त भी हो रही हैं। कहने का मतलब ऐसे समझ जाओ, अगर मान लीजिए आप एक पेड़ काटते हो तो उससे पहले आप 100 पेड़ लगाओ, 100 पेड़ लगाओ, तब उस पेड़ को काटो। अगर आप धरती किसी बच्चे को आप जन्म देते हो तो उससे पहले सारी व्यवस्था करो, व्यवस्था करो भाई, उसके शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध एजुकेशन। आजकल एजुकेशन को लेकर के लोगों के सर पे कितना बर्डन है, जिनके पास पैसा नहीं, बेचारे कैसे पढ़ाएं, लाखों लाखों लग जाते हैं, डोनेट करो, यहाँ डोनेट करो, वहाँ डोनेट करो। गवर्नमेंट स्कूल में सब में ताला लगते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल तो खुलते जा रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सब हर व्यक्ति अपना परेशान है। लेकिन जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगा, नई पॉइंट पर नहीं सोचेगा कि भाई अभी भी दुनिया देखिए, सबसे बड़ी बात आजकल है 21वीं शताब्दी है, हवा पानी भोजन के लिए लोग मर रहे हैं, लेकिन गांव में जो बैठे हुए उनकी अभी भी जाति और धर्म पे ही टिके। दुनिया चांद पे क्या मंगल ग्रह पहुंच गई, वो बेचारे अभी वहीं टिके हैं। उनकी जो मानसिकता है, जो रूढ़वादी कल्चर में बैठे हैं कि नहीं
हमें तो शादी करना, यही अपने ही जात में रहना, अपने ही धर्म में रहना। अब इससे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, इसके अभी मैं आपको एक रिपोर्ट आया था, साउथ इंडिया पूरा रिपोर्ट था, उसमें दिखाया गया कि आजकल जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिजीज देखने को मिलता है। बोला गया है ऐसा क्यों? क्योंकि साउथ में कल्चर है, बताते हैं उनकी शादी जो होती है अपने ही कल्चर और अपने ही जातियों में उनका रहता है, किसी दूसरे से निकलते नहीं। तो क्या होता, जो आपने कभी देखा होगा जो संकर धान होना, हाइब्रिड होना, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता था, जैसे एक देसी है और एक कोई दूसरे पौधा माली से कर ली है, तो उसका हम जड़ काट के दूसरे से ला के जोड़ देते थे, तो उसमें जो फल लगता था कितना सुंदर फल होता था और उस फल में कितना स्वाद आता था। और एक ही पेड़ हो, बार बार उसे फल लगता, धीरे धीरे पहले कभी बड़ा था और छोटा और छोटा और छोटा होते चला जाए। या तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो गेहूं की फसल की बुआई करते हैं, अगर आप वही एक बार गेहूं आपने उगा लिया, फिर उसी गेहूं को बचा के फिर उगाएंगे तो आपका पैदावार कम होता चला जाता है। ऐसे ही मानव का भी है, मानव की जो बॉडी में सेल है, जो जीन है, जो डीएनए है, अगर ये दूसरा डीएनए नहीं मिलेगा अलग अलग जीन का, तो आपका जीन खत्म हो जाएगा। और ये जब खत्म हो जाएगा, आपकी उम्र कम हो जाएगी, आप में बहुत सी डिजीज आ जाएंगी। जैसे अगर किसी को ज़्यादा शुगर की बीमारी हो और किसी दूसरे क्षेत्र का, ऐसे जनजातीय क्षेत्र कोई बच्चा लाओ, उससे मतलब वयस्क हो, उससे शादी करो, लड़का लड़की शादी करो, तो देखना अगर किसी के जेनेटिक कोई बीमारी आया होगा लड़की की तरफ से और उसके लड़के में अगर नहीं होगा, तो उसका जो जीन होगा, आपके जो आने वाला जो बच्चा होगा, उसमें वो जेनेटिक बीमारी खत्म कर देता है। ये पूरा साइंटिफिक बात है, हमें साइंटिफिक भी सोचना, तार्किक भी सोचना, मानव को भी बचाना है, देश को भी बेहतर करना है, तो थोड़ी सोच अच्छी रखना है। रूढ़वादी कल्चरों में मत फंसो कि जैसे गांव में लोग अभी भी बैठे रूढ़वादी कुछ चीज़ों को लेकर वही पकड़ के बैठे होते हैं कि हम नहीं मानेंगे। तो नहीं मानेंगे तो झेलो भैया, आपको मानना पड़ेगा। आप अगर नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे, तो आप अपना जनरेशन खराब करेंगे, आप अपना स्वास्थ्य खराब करेंगे, या आप अगर शादी कर कोई बच्चा जन्म देगा करेंगे, तो उसके लिए अगर आप अच्छी व्यवस्था नहीं देंगे, अच्छी हवा नहीं देंगे और सब कुछ अच्छा नहीं देंगे, तो उसके लिए जीवन तो एक प्रकार से नर्क हो जाएगा। वो भी ऐसे जैसे बेरोजगारी तरफ भागता रहेगा, फार्म भरेगा, कभी वहाँ पेपर, कभी वहाँ पेपर, कभी भाग दौड़ होता रहेगा जीवन। मेरा कहने का मतलब दोस्तों, मैं नहीं कर रहा शादी मत करो, घर बसाओ, सब करो, बट उससे करने से पहले आप इस चीज़ के बारे में सोचो कि अगर आपको लंबी उम्र जीना है, खुशहाल जीवन जीना है, तो भाई इन सब चीज़ के बारे में पहले सोचो और सब मिलके आवाज़ उठाओ, सब मिलके काम करो क्लाइमेट पे। तो ये पॉइंट होता है आपका पढ़ाई करने का मकसद, ना कि ये रट लिया, समझ लिया और इससे क्या महत्व है। महत्व यही है कि शुद्ध जल, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध लोग, शुद्ध भाषा, ये बहुत ज़रूरी है। और मानव को बचाना है तो एक दूसरे कल्चर को, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। एक जात से दूसरी जातियों में शादियां करो, एक धर्म से दूसरे धर्म में करो, इससे कई चीज़ हुई। एक तो एकता की भावना आएगा, देश मजबूत होगा, और दूसरी चीज़ जो जेनेटिक बीमारियां ये धीरे धीरे खत्म होगा। और यकीन ना मानो, आप खुद जाके सर्च करिएगा, इस पर पढ़ाई करिएगा, नई चीज़ सीखिए, तो आपका सोच भी बदलेगा। तो दोस्तों आज इतना ही था, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और पढ़ाई करते रहिए। फिर दूसरा टॉपिक लाएंगे दोस्तों। बहुत डस्ट आज गला पकड़ रहा था, इसलिए सांस लेना बहुत दिक्कत कर रहा है। बाकी सभी को थैंक यू वेरी मच।